आखिर कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष? होली बाद एक बड़ा फैसला होना है और होली बाद बड़े फैसले से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में खींचतान देखने को मिल रही है। कई नाम भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में है, लेकिन कई नामों पर चर्चा होने के बावजूद भी वो नाम लिस्ट में नजर नहीं आता है। जिन नामों की चर्चा हो रही है उस लिस्ट में नाम है मनोहर लाल खट्टर के, धर्मेंद्र प्रधान के और शिवराज सिंह चौहान। ये बड़े चेहरे माने जाते हैं और इन बड़े चेहरों के नाम भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ स्मृति ईरानी का भी नाम है, लेकिन एक नाम है जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में गायब दिखाई दे रहा है। वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आरएसएस द्वारा उनके नाम को आगे किया जा रहा है, लेकिन भाजपा आलाकमान द्वारा वसुंधरा राजे से दूरियां बढ़ाई जा रही हैं। तभी तो राजस्थान में मुख्यमंत्री कुर्सी तक वसुंधरा राजे से छीन ली जाती है। राजस्थान से लेकर दिल्ली का दौरा वसुंधरा राजे कर रही हैं, लेकिन वसुंधरा राजे पर सहमत आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये दोनों मिलकर काम करते हैं और आरएसएस द्वारा वसुंधरा राजे के नाम को आगे किया जा रहा है और आरएसएस का बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे रही हैं। वसुंधरा राजे राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री, मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, सांसद और विधायक तक रह चुकी हैं, यानी कि बड़े बड़े पदों पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वसुंधरा राजे पर सहमति ना जताना आरएसएस द्वारा के बावजूद भी क्या लगता है कि ये जो और नाम शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान के देखे जा रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे से मजबूत दिखाई देते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि वसुंधरा राजे को लेकर एक अलग तरह का माहौल बीजेपी आलाकमान के अंदर बनता हुआ उस वक्त भी नजर आया था जब मुख्यमंत्री की रेस में वो सबसे आगे नजर आती थी और ये लग रहा था कि तीसरी बार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनेंगे। लेकिन जब नाम निकलकर सामने आया और खुद राजे को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप ये पर्ची खोलिए, और जब पर्ची खोलती है उसमें नाम आता है भजनलाल शर्मा का, और उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो भी खूब कह सकते हैं वायरल हुआ था, उसमें चौंकती हुई नजर आई थी। और उसी के बाद ऐसा लगने लग गया था कि बीजेपी का जो आलाकमान है उसके साथ में उनकी जो नजदीकी नहीं है उसका नुकसान उनको होता हुआ नजर आया, क्योंकि अगर नजदीकी रही होती तो ऐसा बिल्कुल संभव था कि वसुंधरा के अलावा कोई बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री बनने के कह सकते हैं रेस में कहीं भी नजर नहीं आया था। राजे के ही नाम पे घुमा फिरा के मोहर लगती थी और ऐसा भी लग रहा था कि तीसरी बार भी वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी आलाकमान ने उनके खिलाफ जाकर ये फैसला किया है उससे खुद राजे भी खफा नजर आई। आप देखिए कि राजे उसके बाद कोई बड़ी बयानबाजी करती हुई नजर नहीं आती हैं। इसके अलावा आपने देखा मीना लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं उनके भी खूब चर्चे हो रहे हैं, उनको एक तरीके का समर्थन राजे करती हुई नजर आती हैं। तो अपने ही पार्टी से, अपने ही लोगों से, अपने जो आला नेता हैं उनसे खफा नजर आई हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका नुकसान राजे को यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि राजे जो है बहुत तेज तरह नेताओं में से एक मानी जाती हैं, काफी मुखर होकर बयानबाजी करती हैं, काफी ज्यादा कह सकते हैं एक्टिव मोड की राजनीति करती हुई नजर आती हैं। और राजस्थान में कहा जाता है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों के बीच में कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है जिसको बहुत बुलंद किया जा सके, क्योंकि आपको याद होगा जब अशोक गहलोत की सरकार पे संकट था उस समय भी ये बात राजे ने कही थी कि हम किसी की सरकार गिरवाने वाले नहीं है। खुद अशोक गहलोत ने भी कहा था कि ये राजस्थान की परंपरा नहीं है। बाकी जगहों की आप बात देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, इसके अलावा साउथ के कुछ राज्यों, सब जगह पर बीजेपी ने अपना दाव चलते हुए सरकारें गिराते हुए नजर आई। लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। तो इसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है, जो खासकर बड़े लीडर हैं, वो राज्य से नाखुश हैं कि भाई आपको अगर मौका था तो आपने सरकार को क्यों नहीं गिराया। और इसी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा है और भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर अब तक नहीं देखा गया है, यानी कि निर्विरोध आसानी से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है सहसहमति से। लेकिन इस बार सहमति नजर नहीं आती। जब महिला चेहरा ही आगे बीजेपी के जरिए किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा एक महिला चेहरा बीजेपी लेकर आई और यहाँ पर महिलाओं को लेकर किस तरीके से कई योजनाओं को लेकर बीजेपी काम कर रही है। तो वसुंधरा राजे एक सही चेहरा माने जाती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी का भी नाम
नाम देखा जा रहा है, क्या लगता है स्मृति ईरानी भी हो सकती है? देखिए बिल्कुल, और कंपटीशन हर जगह होना चाहिए, रहना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब यही है कि तानाशाही नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने कोई नाम लिया उसी को आप फाइनल कर दीजिए, बल्कि आपको बैठकर मंथन करना चाहिए कौन पार्टी के लिए बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि राज्य के पास में पॉलिटिकल अनुभव है। आप देखिए 4-5 बार के वो सांसद हैं, विधायक रह चुकी हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक लंबा चौड़ा उनका राजनीतिक करियर रहा है। तो ऐसे में अगर उनको जो अध्यक्ष बनाया जाता है बीजेपी की, तो ये मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए एक सुखद अनुभव की तरह होगा। इस बात को लेकर आगे लेकर जा सकते हैं कि भाई देखिए हमने दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला को बनाया, इसके अलावा 33% आरक्षण की हम लोग संसद में बात करते हैं। फिर अगर बीजेपी में अध्यक्ष बनने की बारी आती है, जो अब तक नहीं हुआ, वो अब होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को प्लस करती हुई नजर आ सकती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राज्य जो है वो रेस से बाहर है, लेकिन हाँ ये जरूर है कंपटीशन उनके लिए टफ है, क्योंकि जो नाम निकल कर सामने आ रहा है, खट्टर के नाम को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत मजबूती के साथ उनका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी नजर आता है, और भी इक्का दुक्का चेहरे हैं जिनको लेकर जो है एक सियासी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि पार्टी की जो कमान है वो उनके हाथों में जा सकते हैं। यहाँ से राज्य को लेकर जो एक चर्चा चली है कि क्या उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के लिए एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। अमित शाह और पीएम मोदी के लिए एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है, क्योंकि राज्य जो है वो हमेशा अपनी तौर तरीके से काम करने के लिए जानी जाती हैं, अपने ही कह सकते हैं शर्तों पे काम करती भी हैं, और यही वजह है कि अब तक कोई प्रभाव उनके ऊपर अमित शाह और पीएम मोदी का नजर नहीं आया। आपने देखा कि तेज तर्रार तरीके से बयानबाजी वो पहले भी करती थी, आज भी वैसे ही अपना रुख रखती हैं। तो ये उनके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर में उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि इतनी तेज तर्रार नेता अगर रहेंगी तो शायद बीजेपी आलाकमान को पसंद नहीं आएगा। बीजेपी ने आलाकमान को चाहिए होगा कि भाई ऐसा नेता मिले जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ नजर आए, क्योंकि आपने देखा कि जब 3 बड़े राज्य जिसमें राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो कोई भी बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि वो चेहरे बनाए गए जिनको जब चाहे कुछ भी कह लिया जाए, जब चाहे दिल्ली बुला लिया जाए, यानी कोई विरोध वहां पर नजर नहीं आए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि राज्य के नाम पे एक स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं पॉइंट तो है कि राज्य एक इतना अनुभव रखती है और इतनी बार मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनका नाम तो बेशक आगे रहेगा। लेकिन बीजेपी, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि जो आलाकमान बीजेपी है वो शायद ये सोचता होगा कि भाई ऐसा लीडर हमें मिलना चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिलाता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि नाजमीन जो गुजरात लॉबी है वो पूरी तरह से हावी दिखाई पड़ती है। गुजरात लॉबी से पार पाना उनके लिए कोई आसान काम नहीं होगा। इसीलिए बीजेपी भी चाह रही है कि जो खासकर बड़े नेता उनके जो है वो चाह रहे हैं कि ऐसी कोई कह सकते हैं ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई नेत्री वो कह सकते हैं अध्यक्ष बने जो उनकी बात को कहीं ना कहीं मानती हुई नजर आ जाए। अब ऐसे में क्या वो स्मृति ईरानी का नाम भी हो सकता है, क्योंकि उनका नाम भी निकल के लगातार सामने आ रहा है, हालांकि उतनी शिद्दत के साथ में नहीं है जितनी शिद्दत के साथ में हम कह सकते हैं राज्य का नाम निकल के सामने आ रहा है। तो अभी कॉम्पिटिशन खुला हुआ है, नाम कई सारे हैं, लेकिन राज्य का नाम जिस ताकतवर तरीके से सामने आ रहा है उसमें क्या जो बाकी जो नेता रेस में है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या प्रधान हो या फिर और भी जो चेहरे हैं वो हो, उनके ऊपर क्या राज्य हावी होती हुई नजर आएंगे और क्या बीजेपी आलाकमान उनको एक्सेप्ट करेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आएगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर कि जेपी नड्डा ने कुछ दिनों पहले एक ऐसा बयान दिया था कि ये कहा था कि आरएसएस बीजेपी अलग अलग है। आरएसएस एक धार्मिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक मंच है, कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। और वहीं इसी के साथ एक और सवाल बन जाता है कि वसुंधरा राजे ने विधानसभा परिणाम के बाद ताकत बीजेपी को दिखाई थी जब उनके समर्थक विधायक उनके आवास पर पहुंच गए थे। तो आरएसएस को दरकिनार करना, वसुंधरा राजे को दरकिनार करना, क्या विधायक सांसद मिलकर वसुंधरा राजे कोई बड़ा खेल भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकते? देखिए मुझे भी लगता है कि राज्य को इस तरह से दरकिनार करना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी भी भले ही वो मुख्यमंत्री ना हो राजस्थान के, लेकिन सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर चेहरों में से एक ही हैं। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी का मतलब राजस्थान में राज्य है और राज्य का मतलब बीजेपी है। तो इतना जब स्ट्रॉन्ग चेहरा वो राजस्थान के अंदर नजर आती हैं, और ऐसे में क्या उनको जो केंद्र की राजनीति वहां पर लाकर बीजेपी कहीं बड़े ओहदे पर बिठाना चाहती है या बीजेपी का अध्यक्ष बनाना चाहती है, और क्या आरएसएस की इसमें बड़ी भूमिका होने वाली, क्योंकि आरएसएस को लेकर इन्हीं जेपी नड्डा ने एक बड़ा कह सकते हैं बयान दिया था 2024 के ठीक इलेक्शन से पहले कि हम
आरएसएस के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। और देखिए यही बीजेपी जो 400 पार के जाने की बात कर रही थी 240 पे आकर रुक जाती है, तो आरएसएस क्या है इसका अंदाजा बीजेपी को अच्छे से लग गया है। और यही कारण है कि अगर आरएसएस का दबाव रहा तो राज्य अध्यक्ष बनती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, अब देखना होगा कि होली बाद क्या वसुंधरा राजे के नाम को फाइनल भारतीय जनता पार्टी करती है या फिर वसुंधरा राजे की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर हावी हो जाती है, क्योंकि जो लिस्ट है उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, लेकिन आरएसएस द्वारा वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, वसुंधरा राजे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर जिन नामों की हमने चर्चा की और नामों में से किसी एक को? आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़। धन्यवाद।